नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर गाजियाबाद से है। लोनी थाना इंचार्ज विजेंद्र भड़ाना पर गंभीर आरोप लगे हैं। लोनी के पूर्व डीएसपी राजकुमार पांडे ने लगाए आरोप। पूर्व डीएसपी राजकुमार पांडे ने विजेंद्र भड़ाना को बताया रेपिस्ट। पूर्व डीएसपी ने थाना प्रभारी विजेंद्र भड़ाना से जान का खतरा बताया है। पूर्व डीएसपी राजकुमार पांडे ने ऑडियो जारी कर बयां किया दर्द। ऑडियो में कहा थाना प्रभारी ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी थी। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में कई बार मामला भी लाया गया, आज तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर हुई नहीं। पूर्व डीएसपी राजकुमार पांडे कह रहे हैं क्षेत्र अधिकारी अपराध आलोक दुबे का एक जो वायरल हो रहा था ऑडियो, वो भी ऑडियो सौंपा गया और उस वायरल ऑडियो की जांच होगी। आप जरा वो पूरा का पूरा ऑडियो सुनिए जिसमें लोनी के पूर्व डीएसपी राजकुमार पांडे ने इसे रिकॉर्ड किया है। मैं माननीय डीजीपी उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, माननीय प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन से अपील करता हूं कि इस वर्दीधारी माफिया से प्लीज़ मुझे बचाया जाए, मेरी रक्षा की जाए। मैं यहाँ कोविड पॉजिटिव होकर गाजियाबाद ज़िले में एडमिट था। फिर इसने मुझे जेल भिजवाने की जीडी में एंट्री करके भेजी। क्योंकि मैं इस बात को कई बार अधिकारियों से दूरभाष पर उठा चुका था, इस मुद्दे को बार बार कह चुका था, इसलिए मेरा डीओ लिखा गया, मुझे यहाँ से भिजवाया गया बाहर। प्लीज़ मेरी मदद की जाए। राजकुमार पांडे, पूर्व क्षेत्राधिकारी लोनी, विजेंद्र भड़ाना जैसे वर्दीधारी माफियाओं से प्लीज़ मेरी मदद की जाए। इसने जीडी में एंट्री करके मुझे भी जेल भिजवाने की धमकी दी और मैंने मौखिक में दूरभाष पर एसएसपी और एसपीआर गाजियाबाद को अपनी शिकायत की। अब तक कोई कंसिडर नहीं हुआ। मैं एप्लीकेशन भी दूंगा, प्लीज़ मेरी मदद की जाए। एसएसपी सर से वार्ता करने की कोशिश की गई। मैंने परसों एसएसपी सर से कई फ़ोन लगाए, मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरी बात नहीं सुनी गई। मेरा फ़ोन काट दिया गया, मेरी कोई भी बात नहीं सुनी गई और मेरी हर बात को अनसुनी की गई। प्लीज़ मेरी मदद की जाए, प्लीज़। संवाददाता शिवम गौतम हमारे साथ में है। शिवम, बड़ा गंभीर मामला है। डीएसपी कह रहे हैं कि मैंने एसएसपी से कई बार दरख्वास्त की लेकिन कोई उनकी बात सुनने को राजी नहीं। इस पूरे मामले में अब इतना सब कुछ सामने आ चुका है, अब क्या स्टेटस है करंट? देखिए, गाजियाबाद के पूर्व लोनी जोशी राजकुमार पांडे हैं, फिलहाल कोविड पॉजिटिव हैं और गाजियाबाद अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने लोनी थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया, साथ ही उन्हें वर्दीधारी रेपिस्ट भी कहा है। कई बार धमकियां भी दी गई और अब सुरक्षा की गुहार लगाई है। हालांकि राजकुमार पांडे खुद हमारे साथ डीएसपी पे जुड़ गए हैं। राजकुमार पांडे जी, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं थाना इंचार्ज विजेंद्र भड़ाना के ऊपर। लोनी के आप पूर्व डीएसपी, जान को खतरा है, एसएसपी से दरख्वास्त की, अब क्या स्थिति है? अब कोई राहत की बात? 25 जुलाई 2019 से थाना इंचार्ज यहाँ पर है। इसकी शिकायतें और ये वीडियो मैं पहले भी बड़े अधिकारियों को दे चुका हूँ। मैंने पहले भी शिकायत की थी कि कानून व्यवस्था और निष्ठा को लेकर गंभीर आरोप है। मेरी एक न सुनी गई, मुझे अवॉइड किया गया। मेरा इसके कहने पर डीओ लिखवाया गया, मेरा महोबा ट्रांसफर हुआ। मैं वहाँ कार्य सरकार में था। कोविड पॉजिटिव होने के बाद जब मैं 6-7 दिन के बाद डबल न्यूमोनिया कोविड से ज्यादा गंभीर हुआ तो यशोदा सुपर स्पेशलिटी में एडमिट हुआ, मेरी जान बची। 29 को डिस्चार्ज होके मैं दिव्यन हॉस्पिटल लोनी, चूंकि बच्चे किराए पर लोनी में ही रहते हैं, मैं अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कराने गया। केवल थाने पर अपने कर्मचारियों से मिलने चला गया, इसलिए मैं 20 महीने यहाँ सीओ रहा था। तो इसने कहा कि ये क्यों यहाँ आ गए, ये दबदबा बना रहे हैं क्या, और जीडी में लिख के इनको जेल भिजवा दूंगा। मुझसे इससे जीवन का भय है, मेरे परिवार को भय है, क्योंकि मेरा परिवार अब भी किराए पर यही आरती होम लोनी गाजियाबाद में रहता है और मुझे बहुत सारी दिक्कत है। इसकी 1 साल से शिकायत थी। पूर्व एसडीएम प्रशांत तिवारी भी कह चुके थे कि किसी दिन रात में रेड डलवा के इसको जेल भिजवा दूंगा, इसकी आए दिन शिकायत थी। और ये वर्दीधारी साक्षात रेपिस्ट है, प्रतिदिन महिलाओं का आना है इसके यहाँ। और ये चौकी इंचार्ज कस्बा के 2 चौकी इंचार्जों को सस्पेंड करवा चुका अपनी रिपोर्ट पर। हीना खान नाम की महिला, जिसको हम लोगों ने कई बार एनडीपीएस में जेल भेजा, उसके थ्रू लड़कियां यहाँ आती हैं डीएलएफ से। और मैंने बार बार कहा कि अपनी आदतों में सुधार लाइए, बड़े अधिकारियों के संज्ञान में लाया। और कल मैंने दूरभाष पर डीएम सर से वार्ता की, उन्होंने कहा मैं जांच करा के कार्रवाई करवाऊंगा।
एसपी सर ने पूरी बात मेरी सुनी, मुझे जीवन का डर था। एसएसपी सर ने 4 बार मेरा फोन काटा, मुझे डांट लगाई, मेरा फोन तक नहीं सुना और मैं बहुत हताश। तो आपकी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा? ऐसा क्या है कि आपकी एसएसपी साहब बात नहीं सुन रहे? आपको ये विजेंद्र भड़ाना धमकी दे रहा है, क्या है इसकी वजह? वजह इसकी यह है कि जो मैं इनके गलत कामों का बराबर विरोध करता था, अपने जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी से भी इनकी शिकायत की थी। उन्होंने कहा था मैं कार्रवाई करवाता हूं, मुझे भी शिकायत मिली है, इसीलिए मेरे विरोध में था। मैं अपने कर्मचारियों से जिनके साथ मैं 18-19 महीने काम किया था, केवल 2 मिनट मिलने चला गया था ऑक्सीजन लेवल चेक करा के सिविल हॉस्पिटल लोनी से, और उस तरीके से बदले की भावना में इसने इस तरीके की बातें वहां करी कि मैं थाने का बारसादिक अधिकारी हूँ, मैं जीडी में एंट्री करके और सीओ साहब पर मुकदमा लिख के जेल भेज दूँ। और अब कोई कार्रवाई की बात कर रहा है कि नहीं? अब एसएसपी साहब का कोई फोन या इस पूरे मामले को लेकर जब इतना आप एक्सपोज कर चुके हैं? आलोक दुबे मैम को नियुक्त किया है। आज मेरी मन स्थिति नहीं है, मैं रिटर्न में कल सुबह शिकायत देने जाऊंगा एसएसपी ऑफिस। मुझे अपने जीवन का कष्ट है और इस जैसे वर्दीधारी माफिया से मुझे बहुत डर है। किसका हाथ है ऐसा इसके ऊपर? आप एक पुलिस कर्मचारी को दबंग कह रहे हैं, माफिया कह रहे हैं, ये माफिया कैसे? नौकरी मेरठ जोन में है, मतलब 20 साल से लगातार सहारनपुर 10 साल, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद में ये गुलाटी थाने से भी गोसकसी के मामले में सस्पेंड हुआ था। लखनऊ ट्रांसफर हुआ, 2 महीने मेडिकल पर गया, नहीं गया, और फिर गाजियाबाद आके जम गया। 25 जुलाई से लोनी में आई है इंस्पेक्टर, और एक जनता से अभद्र व्यवहार, गाली गलौज करना, किसी की जन सुनवाई न करना, आए दिन बेअंदाजी करना, बड़े अधिकारियों की बातों को अनसुनी करना, इसके ये बड़े पुराने काम हैं। आपके पास कुछ एविडेंस है इनके खिलाफ में? क्योंकि बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। महिला का है जो मैंने जांच के लिए भेजा था, उस पर जांच नहीं हुई, और मैं रिटर्न में कल एविडेंस दूंगा। जब हिना खान से इसके सीडीआर निकाले जाएंगे और इसके प्राइवेट नंबरों से जिनसे इनकी बात हुई है निकाली जाएगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सारे कागज निकल के आएंगे और मेरे एक आरोप सत्य हैं। इसने मेरे साल भर के कार्यकाल में, मैं 25 जुलाई से साथ में 19 अगस्त तक काम किया, मेरी एक बातें न सुने, अवॉइड करा। मैंने बराबर बड़े अधिकारियों की शिकायत की, रिटर्न में भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसका भयंकर कागज है यहाँ पे। शिवम हमारे साथ लगातार बने मेरे सहयोगी। शिवम, इस पूरे मामले में खुद पुलिस कर्मचारी ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व डीएसपी के जो आरोप है भड़ाना के ऊपर, वो बड़े गंभीर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में एसएसपी साहब से 4 बार फोन किया, 5 बार मेरा फोन काट दिया गया, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी पीड़ा नहीं सुनी गई। मैं राजकुमार जी आपके पास आ रही हूँ। शिवम, ऐसा क्या है कि एसएसपी साहब इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है? बहुत ही गंभीर मामला है। अगर डीएसपी आरोप लगा रहे हैं और एसएसपी से लेकर उच्च अधिकारियों तक लगातार डीएसपी लगातार संपर्क कोशिश कर रहे थे, हालांकि जैसा इनका कहना है कि फोन काटे जा रहे थे, फोन उठाया नहीं जा रहा। बहुत ही गंभीर मामला है। हालांकि अब एसएसपी ने सीओ क्राइम आलोक दुबे को जांच सौंप दी और जांच की बात भी कही जा रही है। वहीं सीओ आलोक दुबे ने बताया कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, लिखित शिकायत के आधार पर जांच शुरू होगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, तो कल कह रहे हैं राजकुमार की कल वो जाएंगे लिखित शिकायत देने के लिए। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका भी, और बहुत शुक्रिया शिवम आपका भी पूरी जानकारी देने के लिए। मथुरा से खबर है, हाथरस कांड में मान थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पीएफआई के गिरफ्तार 4 सदस्यों के खिलाफ में ये एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में चारों के पास से कई सामान जब्त हुआ है और 6 स्मार्टफोन हैं, 1 लैपटॉप है, जस्टिस फॉर हाथरस का पैम्फलेट है जो कि जब्त हुआ है। एफआईआर में शांति भंग करने के लिए हाथरस जाने का खुलासा। 6 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप, जस्टिस फॉर हाथरस का पैम्फलेट जब्त हुआ है। पीएफआई के गिरफ्तार 4 सदस्यों के पास से जो सामान जब्त हुआ है उसके आधार पर अभी जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसके मुताबिक 6 स्मार्टफोन्स बरामद हुए हैं। पीएफआई के गिरफ्तार 4 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में चारों के पास से कई सामान जब्त करने की बात। 6 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप, 1 जस्टिस फॉर हाथरस का पैम्फलेट जब्त हुआ। और मथुरा से गगन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। गगन, ये जो हाथरस का मथुरा कनेक्शन निकलकर सामने आया है, इस मथुरा कनेक्शन में अभी तक पुलिस की जांच पड़ताल क्या कहती है? जो मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, जो लैपटॉप बरामद हुआ है, जो पैम्फलेट्स वहां से बरामद हुए हैं, उनके जरिए अभी तक पुलिस और क्या कुछ खुलासे कर रही है?
इसमें पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है कि इनके साथ और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे साहित्य भी मिले थे जो कि शांति व्यवस्था पे एक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं। जी। पैम्पलेट भी मिले हैं, इनके पास लैपटॉप हैं और भी सारी चीजें हैं। ये दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए थे। मुखबिर की सूचना पे इन पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली, उनके बाद इन्हें हथमाट टोल प्लाजा यमुना एक्सप्रेस वे से इनको गिरफ्तार किया गया। अभी इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जा रही होगी, कुछ और अन्य खुलासे, क्योंकि इनके पास से वो पैम्फलेट्स बरामद हुए हैं। पैम्फलेट्स पे क्या कुछ लिखा हुआ था, क्या ये भी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है, और वो क्या कुछ लिखा था, इस बारे में कोई जानकारी, कोई खुलासा अभी तक जो है सार्वजनिक तौर पर ये सारे खुलासा नहीं किए गए हैं, क्योंकि खुफिया तौर पर सारी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की जितनी भी एजेंसियां हैं सब लोग इस पर जांच कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है कि पीएफआई का ये 4 लोग हाथरस के लिए रवाना हुए थे, और इनके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। जो अतीक हैं, सिद्दीकी हैं, मसूद हैं, आलम हैं, ये लोग जो है मथुरा के बाहर के रहने वाले थे और दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए थे। नहीं, ये मथुरा करने क्या आए थे? जैसा बात करें अगर इन लोगों की, तो एक का बताया परिवार ने कि वो तो काफी टाइम से सीएफआई के साथ में जुड़ा हुआ है। परिवार ये भी कहता कि वो तो दिल्ली गया था दवाई लेने के लिए, वो दिल्ली से मथुरा। ये हाथरस और मथुरा का ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है, ऐसा क्या है कनेक्शन? मैं बता दूं आपको कि दिल्ली से मथुरा के जाने टाइम पे बीच में, दिल्ली से हाथरस के लिए जब जाते हैं तो बीच में मथुरा पड़ता है, और मुखबिर की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो मथुरा, हाथरस से पहले मथुरा से ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया टोल प्लाजा से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। चार सदस्यों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। 6 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप। जस्टिस फॉर हाथरस का पैम्फलेट जब्त हुआ। एफआईआर में शांति भंग करने के लिए हाथरस जाने का खुलासा। पैम्फलेट पर लिखा है एम आई नॉट इंडियाज डॉटर, और उसके बाद इसी पैम्फलेट के जरिए चंदा इकट्ठा करने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ अगर पूरी इस हाथरस कांड की बात करते हैं तो बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बेटी को न्याय दिलाने की ही आड़ में कुछ साजिशें भी रची जा रही थी, और साजिशें भी ऐसी जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। ईडी का दावा है कि जातीय दंगा फैलाने के लिए मॉरिशस से 100 करोड़ की। खबर लखनऊ से। वन्य प्राणी सप्ताह समापन समारोह सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में सीएम जुड़े। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं सीएम योगी। वन मंत्री दारा सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। जटायु संरक्षण केंद्र का भी सीएम योगी ने किया शिलान्यास। वन्य जीवों पर आधारित पुस्तक का सीएम योगी ने विमोचन किया। जटायु संरक्षण केंद्र का भी शुभारंभ होने जा रहा है। वास्तव में जब हम वन्य प्राणी सप्ताह की बात करते हैं तो हमें भारत की अरण्य संस्कृति की ओर लेके जाती है। अगर आप देखेंगे, हमारा जो सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है रामायण। रामायण में कैसे मनुष्य का अन्य प्राणियों के साथ संवाद और समन्वय से कैसे राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, ये हम सब ने अपने इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से हजारों वर्ष पहले ही भारत की ऋषि परंपरा ने हमें अपने परंपरा और संस्कारों के माध्यम से करके दिखाया है। और मुझे प्रसन्नता है इतनी प्राचीन मनुष्य और उन जातियों के बीच जो संवाद था वह रामायण के कालखंड को पुनः हमें स्मरण कराता है, जब मनुष्य और बंदरों के बीच में, मनुष्य और भालुओं के बीच में, मनुष्य और जटायु के वंशज के बीच में एक जो संवाद उस कालखंड में होता है जिसने राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था, आज एक बार फिर से
ये वन्य प्राणी सप्ताह का ये कार्यक्रम उन स्मृतियों को ताज़ा कर देता है। जनपद महाराजगंज में गिद्ध के संरक्षण का ही केंद्र ये वास्तव में एक अद्भुत प्रयास है। कुकरेल में हमारे यहाँ पहले से ही एक प्रजनन केंद्र है। खासतौर पर हम उसका देखते हैं कि घड़ियाल के प्रजनन केंद्र का जो एक बेहतरीन कार्य यहाँ पे चल रहा है, वो अपने आप में इस बात को साबित करता है कि आबादी के बढ़ने के साथ वन्य जीवों के संरक्षण की भी आवश्यकता महसूस हुई है। पर्यावरण का मतलब केवल मनुष्य नहीं हो सकता। इस धरती का एक एक जीव हमारे इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करता है और जीवन चक्र इन सब के साथ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी शामिल हुए। वन मंत्री द्वारा सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। जटायु संरक्षण केंद्र का भी सीएम योगी ने शिलान्यास इस दौरान किया। वन मंत्री दारा सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। वन्य जीवों पर आधारित पुस्तक का सीएम योगी ने विमोचन भी इस दौरान किया। वन्य प्राणी सप्ताह समापन समारोह, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम योगी, वन मंत्री दारा सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कोरोना काल में विभाग ने सफल तरीके से आयोजन किया। सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम योगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं सीएम योगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने रिकॉर्ड तोड़ वृक्षारोपण किया। कोरोना नियमों का पालन करते हुए हमने ये रिकॉर्ड हासिल किया। इस पूरे कार्य के लिए विभाग समेत तमाम अधिकारियों को बधाई। महाराजगंज में एक गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया। कोरोना के खिलाफ हम लोग गाइडलाइंस का पालन करेंगे। हाथरस कांड में एसआईटी आज नहीं सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। एसआईटी अब 10 दिन में अपनी मामले को लेकर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम योगी के आदेश के बाद यह समय बढ़ाया गया है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने मामले में जानकारी दी। हाथरस कांड में आज एसआईटी सौंपने वाली थी अपनी रिपोर्ट, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपनी थी। हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रही एसआईटी को और 10 दिन की मोहलत मिली है। दरअसल पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी को पहले 7 दिन की मोहलत दी गई थी, जिसकी मियाद आज पूरी हो रही है। इस बीच एसआईटी टीम ने जांच के लिए और 10 दिन की मोहलत मांगी, जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंजूरी दी है। बता दें कि गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई, जिसने अपनी जांच 1 सितंबर से शुरू की थी। एसआईटी की टीम ने पीड़िता के परिवार से बातचीत की, बयान दर्ज किए, चश्मदीदों के साथ बातचीत की और सीन को रिक्रिएट भी किया। कल एसआईटी वहां गई थी जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एसआईटी पर दागे सवाल। एसआईटी को 10 दिन का और समय देने पर सवाल उठाए गए। एसआईटी को 7 दिन में जांच पूरी करनी थी, अब 10 दिन का और समय मांग रही है। एसआईटी को और 10 दिन का समय देने का मतलब समझ में आ रहा है, सरकार और शासन के बीच में कुछ गड़बड़ है। एसआईटी को 7 दिन में जांच पूरी करनी थी। अनुराग भदौरिया ने कहा कि अब जो वक्त और दिया जा रहा है, इसका मतलब हम बहुत बखूबी समझ रहे हैं। एसआईटी को और 10 दिन देने का समय, ये जो इसका मतलब है, जो तात्पर्य है, उसको हम बखूबी समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी काम समय सीमा के अंदर पूरा नहीं कर पाती है। हाथरस केस में 7 दिन के अंदर में एसआईटी को जांच पूरी करके देनी थी, जो नहीं दे पाई। अब 10 दिन का समय और मांग रही है। इसके मतलब सरकार और प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं कोई तो समस्या है, और यह समस्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है, कोई भी काम समय सीमा के अंदर पूरा नहीं कर पाती है। हाथरस केस में 7 दिन के अंदर में एसआईटी को जांच पूरी करके देनी थी, जो नहीं दे पाई। अब 10 दिन का समय और मांग रही है। इसके मतलब सरकार और प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं कोई तो समस्या है, और यह समस्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। सरकार और शासन के बीच में कुछ गड़बड़ है, यह चिंता का विषय है। एसआईटी को 10 दिन की और मोहलत देने पर सवाल दाग रहे हैं अनुराग भदौरिया।
एसआईटी को 7 दिन में जांच पूरी करनी थी, लेकिन ये जांच पूरी नहीं हो पाई और जो अब ज्यादा मोहलत दी जा रही है इसको हम बखूबी समझ रहे हैं। जालौन में मामूली विवाद को लेकर महिलाओं में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान जमकर लाठी और डंडे चले तो महिलाओं ने मिलकर एक महिला को पीटा। मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उड़ई कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। है